अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टिल 6 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको तमाम सवाल सॉल्व भी करवाए थे और एक्सप्लेन भी किए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 टिल 10 सॉल्व करूँगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसको बहुत ईज़ी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, हाउ इज़ एक्टिव मास रिप्रेजेंट। आपसे लॉ ऑफ मास एक्शन पूछा गया है और वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आपको ये बताना है। आइए हम लॉ पढ़ते हैं। इट इज़ सजेस्टेड दैट द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट is directly proportional to its active mass and the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substance। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इसको आपको डायग्राम की मदद से शो करती हूँ कि इसमें बताया क्या गया है। ठीक है, अच्छा जी, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कुछ चीज़ जैसे एक कंटेनर है, इसके अंदर रिएक्टेंट भरा हुआ है। रिएक्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो मिलकर प्रोडक्ट बनाती हैं। इन्होंने मिलकर केमिकल रिएक्शन किया और प्रोडक्ट तैयार किया। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होता है, देखें कि रिएक्टेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जब रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो क्या होता है, रिएक्शन भी जल्दी जल्दी हो रहा होता है। रिएक्शन भी जल्दी जल्दी हो रहा होता है और जल्दी जल्दी जो है वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होता है। थोड़ी देर में क्या होता है, जब रिएक्टेंट नीचे नीचे आता जाता है तो जो प्रोडक्ट है वो ऊपर जाता जाता है। एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बराबर आ जाते हैं। इसे तो हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन आपके उसमें बताया गया है, आपकी लॉ ऑफ मास एक्शन कहती है केसी, केमिकल इक्विलिब्रियम, केसी जो है वो क्या है, केसी बराबर होता है कि आप जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। केसी जो है वो रेशो है। अच्छा, रेशो का मतलब आप समझे, रेशो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दिया जाए वो रेशो कहलाते हैं। तो क्या, अच्छा तो कह रहे हैं कि केसी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो है वो रेशो है। ठीक है, आपको ये बात बताई गई है और ये बताई गई है कि जो रिएक्शन है स्टार्टिंग में वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की एक्टिव मास पे। जितना रिएक्टेंट ज़्यादा उतना स्टार्टिंग में रिएक्शन ज़्यादा, और प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट कम होता जाता है प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, अच्छा जी, एक और इसकी लॉ है जो सेकंड है जो आप याद कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई सी भी लॉ याद कर सकते हैं। सेकंड में कह रहे हैं द लॉ ऑफ मास एक्शन इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, टू रिएक्टेंट। रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उनकी कंसंट्रेशन का। अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसकी तादाद, उसकी क्वांटिटी। अच्छा, और आपने एक बात याद रखनी है, इसकी क्वांटिटी ली जाती है मोल पर लीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल -1, और एक होती है मोल डीएम क्यूब। ज़्यादातर डीएम क्यूब आपकी बुक में यूज़ किया गया है। दोनों ही आप ले सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर मोल डीएम क्यूब से शो किया है। ये बताता है कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है तादाद, क्वांटिटी। ठीक है, तो आपने अपने प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखना है। अच्छा, कंसंट्रेशन को पावर में शो करना है, जो भी आपकी कंसंट्रेशन बनेगी। नीचे आपने अपना रिएक्टेंट लिखना है, रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन है आपने उसको पावर में लिखना है। और इसका रेशो जो है वो आपका कहलाया जाता है लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो ये, अच्छा, उसके बाद इसका यूनिट बताया गया है। देखिए, आपको मैं यूनिट पहले ही बता चुकी हूँ। द यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज़ मोल डीएम क्यूब। मैंने आपको अभी बताया है कि इसका जो यूनिट होता है वो मोल डीएम क्यूब होता है। और इसकी जो वैल्यू है वो एक्सप्रेस कैसे की जाती है, मैंने अभी आपको एक्सप्रेस करके दिखाई है। इसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिख के इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मे और मे नॉट हैव यूनिट, जस्टिफाई विद एग्जांपल। आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कभी यूनिट होता है और कभी यूनिट नहीं होता, इसकी वजह क्या है। मैं आपको इसके क्वेश्चन का जवाब शो करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आप इसको समझिए तो आप बआसानी इसको खुद भी लिख सकते हैं। इस सवाल को, बहुत आसान सी सवाल है जिसके बारे में आपको बताया गया। देखें, द यूनिट ऑफ केसी। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है केसी।
द यूनिट ऑफ Kc डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोल्स की तादाद पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखें आप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी प्रोडक्ट है उसको ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं, फिर उसके जो मोल्स है ना, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो तादाद है, उसको पावर में लिखते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि वो पावर बराबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको ड्राइव करके दिखाती हूँ, Kc इज़ इक्वल्स टू कोई प्रोडक्ट, इसके लिए पहले मैं एक आपको इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होता है, दो रिएक्टेंट हैं, समझे A एंड B, ये रिएक्टेंट है, ये ऐड हो, ये रिएक्टेंट है, और ये ऐड होके हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं C और D, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो है ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो इसको हम KF से शो करेंगे, और ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन, इसको हम KR से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम Kc जब लिया जाता है ऐसी सूरत में जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाए। वो कब होता है, अगर आप ये डायग्राम देखें, जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसकी क्वांटिटी बराबर आ जाए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये केजीज में तो नहीं लिया जाता है, मोल DM क्यूब में लिया जाता है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर कोई चीज़ 4 kg से आप स्टार्ट करते हैं, ये भी 2 kg रह जाए, ये भी 2 kg रह जाए, क्वांटिटी बराबर हो गई ना। अब चाहें तो आप फॉरवर्ड रिएक्शन करवाएं, चाहे तो आप रिवर्स रिएक्शन करवाएं, एक ही बात है। तो ऐसी सूरत में आप Kc निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीक़ेकार क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट है ना उसकी कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे लिखते हैं। जैसे कि आप लिख देते हैं CD ऊपर और AB नीचे, ठीक है। अच्छा, अभी देखें इस पर कोई पावर नहीं है, ठीक है, तो ये देखें ये सेम है, जैसे इसकी पावर को ये कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर है 1, ये देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो देखिए जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो Kc का कोई यूनिट नहीं बचता। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर मैं यहीं पे 2 लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे 2 लिख देती हूँ, तो देखिए ये 1 ने 1 को कैंसिल कर दिया, 1 ने इसके एक 1 को कैंसिल कर दिया, अब यहाँ पे एक बच गया। आप समझ रहे हैं, अब यहाँ पे एक बच गया, तो अब इसकी पावर Kc की होगी, ठीक है। देखें, when the total number of molecules of product is equal to the total number of molecules of reactant, then Kc has no unit। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये जो है आपका प्रोडक्ट C और D आपका प्रोडक्ट है, और A और B एक आपका पूरा कंप्लीट रिएक्टेंट है। तो आपने इसके पावर 2 है, इसके 1 से इसका 1 कैंसिल, इसके 1 कैंसिल, इसका 1 कैंसिल, तो यहाँ पे कोई भी Kc का यूनिट नहीं बच रहा। लेकिन इसी की एग्जाम्पल नंबर 2 देखें अगर आप, when the total number of molecules of product and reactant is not same, Kc has unit। देखें, तो जब इसमें बता रहे हैं कि जब इसकी जो मोल DM क्यूब है, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं है, तो आपका यूनिट बचेगा। जैसे देखें यहाँ पे C की पावर 2 है, D की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, AB की पावर 2 है, C की पावर 2 से AB की पावर 2 कैंसिल हो गया, अब ये D की एक पावर है, ये बची, तो एक मोल DM क्यूब बचा, तो इसका Kc हैज़ यूनिट, Kc का यूनिट है। अच्छा, मैं आपको इसको और आसान से तरीके से और समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो इसके बाद आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। फ़र्ज़ करें एक नाइट्रोजन है और इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये अमोनिया बना रही है, ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ये अमोनिया बना रही है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत बेसिक से आपको बता रही हूँ। अच्छा, अभी देखें अगर मैं इसकी Kc निकालना चाहती हूँ, तो ये इसका प्रोडक्ट है, मैं इसको ऊपर लिखूँगी NH2। अच्छा, इसके मास को हमने अभी मास उस लॉ में पढ़ा है कि इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर इसकी यहाँ पे कोई भी यूनिट है तो हम ऊपर लिखते हैं, या कोई भी यूनिट नहीं है तो हम इसकी जगह पे कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये इसके क्या है, ये रिएक्टेंट है, हम इसको नीचे लिख लेते हैं, एक में आ गया N और एक में आ गया H2, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए आप यहाँ पे भी कोई भी इसका यूनिट नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ होता तो हम उस नंबर को ऊपर लिख देते हैं। यहाँ भी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो मैं 2 को यहाँ ऊपर लिख देती, तो यहाँ भी कोई भी नंबर नहीं है तो कोई भी नंबर ऊपर नहीं लिखूँगी। अब आप देखें, अब हम इसको कैंसिल करते हैं, ये पूरा एक है, इसके एक से एक कैंसिल आउट हो गया। देखें तो अभी ये एक बचा ना। अच्छा, इनके अगर मैं यूनिट्स भी साथ लिख लेती हूँ, जैसे इसका यूनिट होगा मोल DM क्यूब, इसका यूनिट होगा मोल
DM³ इसका भी यूनिट होगा मोल DM³, ठीक है। 1 मोल DM³ से 1 मोल DM³ कैंसिल, तो ये 1 मोल DM³ बचा ना, ये माइनस में आता है। 1 मोल क्यूब DM³ बचा ना, तो अब Kc का यूनिट क्या आ जाएगा? Kc का यूनिट हो जाएगा, अच्छा ये जब हम ऊपर भेज देंगे तो अगर किसी चीज़ की पावर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर आके क्या हो जाती है? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा मोल DM³। बात समझ आई आपको यूनिट? अच्छा, जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगी तो उसमें हमें बताना है कि यूनिट बचेगा या नहीं, तो आप उसको और डिटेल में समझ पाएंगे। मैं आपको वहाँ पे और मज़ीद डिटेल में समझाऊंगी कि यूनिट कैसे बचता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि यूनिट किस तरह से Kc का निकलता है। अगर मोल DM³ नहीं कटा, बच गया, तो Kc का यूनिट होगा। अगर सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो Kc का यूनिट नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्ट इफ Kc इज़ नोन टू यू। आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की Kc मालूम है, तो आप Kc की मदद से कैसे बता सकते हैं कि वो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको Qc समझना होगा। मैं आपको Qc बताती हूँ कि Qc क्या होता है, ठीक है। बल्कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Qc आपका होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। Kc क्या होता है आपका? केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, अच्छा जी, Kc और Qc। अच्छा, Qc मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और जो आपका Qc होता है वो होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा, आप इन दोनों की मदद से किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है? आप इसको बहुत छोटी सी, एक बहुत आसान सी बात है, अगर आप इसको गौर से समझ लें तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको फिर से वो बता रही हूँ कि रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्शन के दौरान एक ऐसी कंडीशन होती है जिस वक्त रिएक्टेंट की जो तादाद है और प्रोडक्ट की तादाद जो है वो बराबर आ जाती है। ऐसी सूरत में जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, जब रिएक्टेंट की तादाद और प्रोडक्ट की तादाद बराबर आ जाए, ऐसी सिचुएशन में, उस लम्हे में जब आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसे कहते हैं Kc, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे हर एक केमिकल रिएक्शन के उसमें एक पर्टिकुलर, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन का फ़र्ज़ कर ले, मैं कहती हूँ 2 घंटे बाद वो पर्टिकुलर टाइम है जिस वक्त रिएक्टेंट की तादाद और प्रोडक्ट की तादाद बराबर हो जाती है। 2 घंटे फ़र्ज़ कर लें आप कि 2 आवर्स बाद इस रिएक्शन की तादाद जो है वो इक्वल आ जाती है। तो इस वक्त जो आप मालूम कर रहे हैं वो उसकी Kc है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है Qc? Qc बेटा वो चीज़ होती है जो आप किसी भी लम्हे मालूम कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप Qc, आपने रिएक्शन शुरू किया, अब 2 घंटे नहीं हुए, 2 मिनट हुए, आपने Qc मालूम कर लिया। 10 मिनट हुए, आपने Qc मालूम कर लिया। 1 घंटे बाद आपने Qc मालूम कर लिया। मतलब रिएक्शन के दौरान किसी भी वक्त आप Qc मालूम कर लेते हैं, तो उसे हम मालूम कर सकते हैं। Kc सिर्फ आपको उसी वक्त मालूम करना होता है जब इक्विलिब्रियम जो है वो बन चुका होता है। Qc आप किसी भी वक्त मालूम कर सकते हैं, 2 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आप कभी भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब Qc आप मालूम करते हैं तो Qc के मालूम करने से आपको पता चल सकता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, या रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इसकी 3 चीज़ें हैं, आपको मैं बुक में से मार्क करवाती हूँ, आप इसको समझें और आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। पेज नंबर 10 पे आ जाइए। देखें, पेज नंबर 10 के लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है। शॉर्ट के 9 का जवाब ये 2 पॉइंट्स, और नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 11 पे ये 1 पॉइंट को, ये 3 पॉइंट्स आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बन जाएगा। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, पहली लाइन में बताया गया है कि अगर Qc और Kc बराबर हैं, ठीक है, अगर Qc और Kc बराबर हैं, फ़र्ज़ करें 2 घंटे बाद इसकी भी जो वैल्यू है, आपने इसको भी 2 घंटे बाद लिया Qc को, और वो दोनों बराबर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया, अगर Qc और Kc बराबर है, ठीक है। अगर जो है वो Qc जो है वो लेस देन Kc है, if Qc is less than Kc, then there is increase in product concentration for equilibrium, so the forward reaction occur forming additional product। क्या कह रहे हैं? अगर Qc जो है वो Kc से छोटा है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन जो है ना उसको मज़ीद फॉरवर्ड जाना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें ये रिएक्टेंट है इसमें भरा हुआ,
ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट अभी भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट अभी भी कम है। ठीक है, आपको मज़ीद फॉरवर्ड रिएक्शन करवाना है और आपको मोर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाना है, ताकि केस जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो आपने अगर आपका क्यूसी जो है वो छोटा निकल आया केसी से, तो आप पहचान जाएंगे कि अभी रिएक्शन को मज़ीद फॉरवर्ड जाना बाकी है, अभी मज़ीद प्रोडक्ट बनना बाकी है, तो फिर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें आपका जो क्यूसी है वो ग्रेटर दैन केसी आ गया, क्यूसी ग्रेटर दैन केसी आ गया, इसका मतलब है अब आपकी वो कंडीशन है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने आपको बताया था ना कि 2 घंटे बाद जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है इस रिएक्शन के 2 घंटे बाद। तो आपने फ़र्ज़ करें 2 घंटे नहीं, आपने 3 घंटे बाद मालूम किया रिएक्शन। तो अब क्या होगा, अब आपकी क्यूसी ज़्यादा निकलेगी और इसका मतलब होगा जो आपका प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है। रिएक्टेंट कम हो गया, रिएक्टेंट कम हो गया, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको रिवर्स रिएक्शन करवाना होगा, आपको रिवर्स रिएक्शन करवाना होगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, के सी इक्वल्स टू क्यू सी, के सी ग्रेटर देन क्यू सी और के सी लेस देन क्यू सी। इन तीनों की तरह से आप मालूम कर सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको इसमें केसी निकाल के दिखानी है, आपको 3 डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको इसकी केसी निकाल के दिखानी है। ठीक है, अच्छा जी, केसी निकालते कैसे हैं, आपकी जैसे एक इक्वेशन है फर्स्ट लिख दी मैंने। केसी निकालते क्या है, केसी का फॉर्मूला होता है, आपको प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, उसकी कंसनट्रेशन लिखनी है और नीचे रिएक्टेंट लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी केसी बनाती हूँ तो ये हो जाएगा केसी, ये आपका प्रोडक्ट है तो आप इस प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो इसकी पावर है ना, ये इसकी कंसंट्रेशन है, आप इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो आप नीचे लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पावर क्या है 2, ये आपने पावर 2 ऊपर लिख दी। ठीक है, ये आपकी बन गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन। सिंपल है, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट की बनाते हैं। आपने बस यही करना है, आपने केसी लिखा, ये आपका प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट ऊपर लिख दिया, जो भी इसकी मोल कंसंट्रेशन है आपको उसको पावर बना के लिख दिया। ये आपके रिएक्टेंट है, आपने उसको नीचे लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए। अब जो भी देखें H2 की पावर 3 है, आपने पावर ऊपर लिख दी। सिंपल है, सॉल्व हो गया। थर्ड इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। आपने केसी लिखा, आपने अपने प्रोडक्ट ऊपर लिखा, जो भी इसकी मोल सीएम है उसको पावर बना के लिख दिया। अब आपने नीचे जो है वो अपने रिएक्टेंट लिखे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इनमें देखिए कोई भी पावर नहीं दी हुई। अच्छा, जब कभी भी किसी में कोई भी पावर नहीं दी जाती ना, तो आप समझ जाएं कि उसकी पावर 1 है, और 1 हम मेंशन नहीं करते। तो बस आपने इसको ऐसे लिख दिया, बन गई 3 इक्वेशन।